बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि आपका होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आप मनाएंगे और आप रेगुलर इन्वेस्ट भी करते रहेंगे और जब जब समय मिलेगा इंजॉय भी करेंगे। आज का दिन इंजॉयमेंट के लिए है, लेकिन जब भी आप होली खेल के शायद फ्री हो जाएं, उसके बाद ये वीडियो आपको देखने को शायद मिल रहा हो, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो मैं ये दिखाने के लिए यूँ बना रहा हूँ कि हम देख सकते हैं कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप जिन कैटेगरीज में या फ्लेक्सी कैप है जिनमें हम बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने पिछले एक साल में, यानी पिछला एक साल यानी कि पिछले 12 महीनों में अच्छे रिटर्न दिए हैं, वो देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अपना फोकस बिल्कुल हिला देना चाहिए पिछले एक साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, लेकिन टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको आकलन करना चाहिए। और जस्ट एक नॉलेज पर्पस के लिए ये वीडियो है कि ये दिखाने के लिए कि पिछले एक साल में कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि पिछले एक साल में पिछले छः महीने में ज़बरदस्त फॉल भी इंक्लूडेड है और राइज भी इंक्लूडेड रहा होगा उससे पहले जो बुल रन चल रहा था। लेकिन आई थिंक पिछले एक साल में व्यू देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको एक आइडिया मिलता रहे कि क्या हो रहा है, क्या चर्निंग चल रही है, कौन से म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि एक साल का व्यू हमेशा बहुत अच्छा व्यू नहीं होता जिसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं तो हमेशा 5 या 10 साल को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें आपको लॉन्ग टर्म हिस्ट्री पता चल जाती है एक फंड की को किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं लार्ज कैप। और लार्ज कैप, ये मैं मनी कंट्रोल .com की वेबसाइट पे आ गया हूँ और मनी कंट्रोल .com पे मैंने लार्ज कैप पे फ़िल्टर आउट कर लिया है। तो जब मैंने लार्ज कैप पे फ़िल्टर आउट किया तो उसके बाद उसमें ऑप्शन आता है एक साल। तो एक साल पे मैंने फ़िल्टर कर लिया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं, 21.39% के। सेकंड नंबर पे डीएसपी टॉप 100 इक्विटी प्लान। थर्ड नंबर पे वाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप। बहुत कम लोग ही वाइट ओक में इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन ये तीसरे नंबर पे नज़र आ रहा है। और दोस्तों, ये सिर्फ पिछले एक साल का डेटा है, ठीक है। एक साल के बेसिस पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखनी चाहिए। लेकिन जस्ट ये नॉलेज पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि पिछले एक साल में कौन टॉप है और कौन बॉटम पे है, ये एक बार नज़र देख लेते हैं। तो वाइट ओक जो है ये तीसरे नंबर पे नज़र आ रहा है। एसबीआई ब्लू चिप फंड चौथे नंबर पे नज़र आ रहा है। कैनरा रोबेको अब पाँचवें पे नज़र आ रहा है। और ये हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीमली लार्ज कैप फंड्स की बस। मेरे एसेट लार्ज कैप छठे नंबर पे नज़र आ रहा है। कोटक ब्लू चिप सातवें नंबर पे नज़र आ रहा है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप आठवें। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ नौवें नंबर पे। और फ्रैंकलिन 10वें नंबर पे आ रहा है। और कमाल की बात यह है कि इनमें से एक भी फंड मेरे पास नहीं है। जी हाँ, इनमें से जो टॉप 10 हैं पिछले एक साल में, इनमें से एक भी फंड मेरे पास नहीं है। हम फ्रैंकलिन में ख़त्म है। उसके बाद जो 11वें नंबर पे आ रहा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, वो मेरे पास है। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप वो मेरे पास है, जो लगभग 15वें नंबर पे नज़र आ रहा है। और एचडीएफसी तो रैंकिंग के ही बाहर चला गया, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले एक साल में, या फिर मैंने मिस कर दिया उसे, एचडीएफसी को। आई थिंक यहाँ पे मेंशन है ही नहीं एचडीएफसी, या फिर इसका नेक्स्ट पेज भी है, आई डोंट नो। आई थिंक थोड़ा नीचे इसको ड्रिल डाउन करना पड़ेगा। टाटा लार्ज कैप बड़ौदा, एच डी एफ सी जो अपना है 18 या 19वें नंबर पे कहीं आ रहा है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस कि चीज़ें अपने फेवर में नहीं गई हैं और अपने फंड्स ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पिछले एक साल में। बट दैट डजेंट मीन कि वो हमेशा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। देखिए, मेरे जो फंड हैं वो ये हैं, नीचे नज़र आ रहे निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ठीक है। पिछले एक साल में 3% का रिटर्न दिया, लेकिन इधर देखो पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली 13% का सी ए जी आ रहा है। तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ठीक है। उसके नीचे आपको मेरा आई सी आई सी प्रूडेंशियल ब्लू चिप मिलेगा, ठीक है। पिछले एक साल में 3.36% रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे देखो 13.21% पिछले 10 साल में एनुअल सी ए जी आ रहा है। तो टॉप परफॉर्मर है, फिलहाल नीचे है, वो बात अलग है। रेस शुरू हुई है, अभी रेस में धीरे धीरे वो तेज़ दौड़ना शुरू करेंगे। और फिर मेरे पास एच डी एफ सी है। एच डी एफ सी ठीक है, पिछले एक साल में लगभग कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन लगभग 12% का सी ए जी आर पिछले 10 साल में हर साल उसने 12% का रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज। बाकी आपको जो टॉप में दिख रहे हैं, आप देखिए कि उनके रिटर्न जो एनुअल 10 साल के वो उतने अच्छे नहीं हैं।
ठीक है, तो कुछ के अच्छे नहीं, जैसे डीएसपी तो अच्छा नहीं, मोतीलाल ओसवाल का इतना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, वाइट ओक कैपिटल का ट्रैक रिकॉर्ड ही पुराना नहीं, तो हमें नहीं पता, तो टॉप 3 में तो डाउट क्रिएट हो जाता है। फिर एसबीआई ब्लू चिप फंड है जिसका 12% का सीएजीआर है, उतना हमारे वाले का भी, कैनरा रुपये का 13% है, मराई का 12.5% है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं वो काफ़ी नीचे आ रहे हैं रैंकिंग में, टॉप 10 के भी बाहर हैं। आइए मिड कैप में अब एक बार फिल्टर लगा के देख लेते हैं। तो जब मिड कैप में फ़िल्टर लगाते हैं और हम देखते हैं एक ईयर के डेटा को फ़िल्टर करके, तो अगेन मोतीलाल ओसवाल सबसे ऊपर नज़र आता है, और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप सेकंड नंबर पे नज़र आता है, एडरवेज मिड कैप तीसरे नंबर पे नज़र आता है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा चौथे नंबर पे, वाइट ओक पाँचवें नंबर पे 11% का है, एलआईसी छठे नंबर पे, कोटक इमर्जिंग सातवें नंबर पे, जेएम मिड कैप आठवें नंबर पे, एक्सिस मिड कैप नौवें नंबर पे और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ 10वें नंबर पे। अब कमाल की बात यह है कि इसमें जो टॉप 10 में आ रहे हैं पिछले एक साल में, उसमें से काफ़ी सारे फंड मेरे पोर्टफोलियो में हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप मेरे पास है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप मेरे पास है, एडलवेज मिड कैप मेरे पास है, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी ये भी मेरे पास है, और लाख 10 नंबर पर जो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ ये भी मेरे पास है। तो 10 में से 5 फंड मेरे पास हैं। तो आई थिंक इधर तो ठीक ठाक रहा है, मिड कैप में जो अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं पिछले एक साल में वो मेरे पास है, बाकी इनका 10 ईयर का सीएजीआर भी अच्छा है। तो आई थिंक मेरे पास अधिकतर जो फंड हैं मिड कैप के वो टॉप 10 में आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बंधन मिड कैप एक नहीं आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा पीछे है, 13-14 नंबर पे है। आई थिंक इसके अलावा मेरे पास और कोई मिड कैप नहीं है। एच डी एफ सी मिड कैप है, ये भी काफ़ी पीछे है बस। तो आई थिंक 5-6 जो मेरे मिड कैप है उसमें से टॉप 5 में ही आ रहे हैं, 4-5। तो आई थिंक मिड कैप सेक्टर में ठीक ठाक परफॉर्म किया है मेरे म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक साल इज़ नॉट अ राइट क्राइटेरिया टू सिलेक्ट एनी म्यूचुअल फंड, और इसके बेसिस पे, एक साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप बिल्कुल भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि एक साल बहुत छोटा पीरियड होता है किसी भी म्यूचुअल फंड को जज करने के लिए। हमेशा एक लॉन्ग पीरियड की तरफ ध्यान देना चाहिए। आइए चलते हैं अब स्मॉल कैप में, और स्मॉल कैप पे मैंने फ़िल्टर लगा दिया है, और फिर यहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं एक साल का, पिछले एक साल का। तो मोतीलाल ओसवाल फिर से टॉप में है स्मॉल कैप में भी, और बंधन स्मॉल कैप दूसरे नंबर पे है, टाटा स्मॉल कैप तीसरे नंबर पे है, इन्वेस्को इंडिया चौथे नंबर पे, यूटीआई पाँचवें नंबर पे, एलआईसी छठे नंबर पे, एक्सिस सातवें नंबर पे, आईटीआई आठवें नंबर पे, बैंक ऑफ इंडिया नौवें नंबर पे, कोटक स्मॉल कैप 10वें नंबर पे। तो इसमें भी स्मॉल कैप कैटेगरी में भी मेरे पास 4-5 म्यूचुअल फंड मेरे टॉप 10 में हैं। तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, ये शायद मेरे पास नहीं है। बंधन स्मॉल कैप मेरे पास है दूसरे नंबर, टाटा स्मॉल कैप मेरे पास है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप भी मेरे पास है, 3 तो है मेरे। उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप नहीं है मेरे पास, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप जो 9वें 10वें नंबर पे आ रहे हैं, और कोटक स्मॉल कैप ये मेरे पास हैं। तो टॉप 10 में भी मेरे 4-5 म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, और उनका 10 साल का सीएजीआर तो बहुत कम स्मॉल कैप्स का होगा, लेकिन 5 इयर्स का सीएजीआर उनका अच्छा है। तो आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज में मेरे फंड्स टॉप 10 में हैं, और एक साल का परफॉर्मेंस अगेन इज़ नॉट द राइट क्राइटेरिया टू जज, बट पिछले एक साल का भी अगर मैं देखूं तो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज के मेरे फंड टॉप 10 में बने हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हुई है लार्ज कैप कैटेगरी में। लार्ज कैप कैटेगरी में जो मेरे फंड्स थे वो कहीं ना कहीं टॉप 10 से बाहर नज़र आए हैं, और हालांकि मैं उससे चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है, और इतने ज़बरदस्त फॉल में तो कुछ भी संभव है। लेकिन मेरे लार्ज कैप फंड्स का भी जो एनुअल सीएजीआर है वो इंटैक्ट है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो 10 ईयर बेसिस पे अगर मैं फ़िल्टर लगाऊंगा तो मेरे लार्ज कैप के फंड आपको ऊपर नज़र आने लग जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा एक बार वो वाला क्राइटेरिया भी लगा के देख लेते हैं कि लार्ज कैप में अब फ़िल्टर लगाते हैं 10 साल पे, ताकि ये देखें कि हमारा सिलेक्शन ठीक है या कुछ गड़बड़ हो रखी है। तो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है कैनरा रोबेको, ठीक है, हमारे पास कैनरा रोबेको नहीं, निपॉन इंडिया देखो ये मेरे पास है, ये दूसरे नंबर पे नज़र आ रहा है। तो ठीक सिलेक्शन है मेरा, और ये ड्यूरेशन भी 10 साल का है, ठीक है, छोटा पीरियड नहीं है। तीसरे नंबर पर नज़र आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये भी मेरे पास है, और देखो 10 साल में इसका सीएजीआर भी 13.21% है। उसके बाद आपका एचडीएफसी थोड़ा नीचे है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 12% का लगभग सीएजीआर इसमें भी है।
तो टॉप 10 में अपने तीनों म्यूचुअल फंड्स नज़र आ रहे हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी के हैं, और कहीं ना कहीं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लॉन्गर ड्यूरेशन में। 12 से 13% के बीच में वो रिटर्न निकाल रहे हैं। तो आई थिंक लार्ज कैप की सिलेक्शन में भी कोई गड़बड़ नहीं है। इट्स जस्ट के पीरियड बहुत छोटा है, 1 साल, उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती हैं। और अगेन मैं ये बात बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस 1 साल के पीरियड को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इज़ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बद्री केदार।